हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक देखने वाले हैं और उस इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक का नाम है बर्नौली की प्रमेय। ठीक ना। डर लगता होगा आप लोग को, लेकिन आज उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डर लगने वाली चीज़ नहीं है। बर्नौली की प्रमेय बहुत ही आसान होने वाली है। बस हम लोग जो पिछला नॉलेज लिए हैं ना, अविरतता का सिद्धांत, और उससे हमने बताया था कि जो कोई द्रव प्रवाहित होता है, ठीक ना, जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसकी 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। कौन कौन सी? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। यानी ये अविरतता वाला जो हमने वीडियो डाला हुआ है, अगर उसको आपने ज़रा सा भी देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी होने वाली है। ठीक है, तो आज इस क्लास का आनंद लेने के लिए भाई कापी पेन निकालिए, साथ साथ चीज़ों को समझिए और नोट्स बनाइए, सुंदर सा नोट्स बनाइए, ताकि आपको भी लगे हाँ मैंने कुछ नोट्स बनाया हुआ है और मैं खूब अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो आज की टॉपिक शुरू करते भाई। आज का भाई टॉपिक क्या है? बर्नौली की प्रमेय। तो बर्नौली की प्रमेय कहती क्या, पहले हम लोग इसको समझते हैं। बर्नौली की प्रमेय कहती है कि जब कोई कौन सा द्रव? आदर्श द्रव। ठीक ना, कौन सा द्रव? आदर्श द्रव। आदर्श द्रव मैं कई बार बता चुका हूँ, शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता का द्रव आदर्श द्रव कहलाता है। तो ये कोई नली है और इस नली में कौन प्रवाहित हो रहा है? आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है। कौन प्रवाहित हो रहा है? आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है। जब आदर्श द्रव इसमें प्रवाहित होगा तो वह कैसे प्रवाहित होगा? धारा रेखीय प्रवाह। ठीक ना, धारा रेखीय प्रवाह। तो कोई आदर्श द्रव है और वह आदर्श द्रव इस धारा रेखीय प्रवाह में, इस नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। तो बर्नौली ने बताया कि अगर कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होगा तो नली के प्रत्येक बिंदु पर कह सकते हैं, या फिर प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, वही भाई बात नहीं की ना, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर प्रवाहित द्रव की जो तीनों ऊर्जाएं होती हैं, यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, लेकिन इसके एकांक आयतन की क्या लेना है हमको? एकांक आयतन की। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? एक नियतांक होता है। बात समझ में आ गई ना? मतलब जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर प्रवाहित द्रव की तीनों ऊर्जाएं, अर्थात गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा, तीनों का योग क्या होता है? एक नियतांक होता है। तीनों का योग क्या हो गया? एक नियतांक हो गया। ठीक ना, तीनों का योग क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो ये चीज़ भाई आप मैंने फिगर बना दिया हो कि एक धारा रेखी नली है जिसका पृथ्वी तल से इस वाले सिरे की ऊंचाई, यानी यक्ष सिरा हमने मान लिया, यक्ष सिरे की ऊंचाई क्या है? h1 है। y सिरे की ऊंचाई क्या है? h2 है। यहाँ पे क्षेत्रफल a1 है, यहाँ पे क्षेत्रफल a2 है। ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल a1, यहाँ पे क्षेत्रफल a2। जो द्रव यहाँ से प्रवाहित हो रहा है उसका वेग v1 और यहाँ जो द्रव निकल रहा है उसका वेग v2। यहाँ पे दाब p1 और यहाँ पे दाब p2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। पहले आप क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। ठीक ना, फिगर बनाने के बाद पहले तो अपनी इसकी डिफिनेशन, मतलब बर्नौली की प्रमेय कहती क्या है, इसको आप लिखेंगे। फिर बगल में फिगर बनाएंगे। फिर हम लोग इसका जो प्यारा सा डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग करिए क्या, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो मैं आपका डेरिवेशन दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे डेरिवेशन इसका होगा। ठीक है, बगल में हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो भाई। मिटा इसको, बर्नौली की प्रमेय इसको मिटा देना। हमने क्या बता दिया? एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा में 3 ऊर्जा होता है। कौन कौन सा ऊर्जा? दाब, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा, तीनों का योग। देखो प्लस लगा है ना, प्लस लगा है। देखो यहाँ यार प्लस दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। यहाँ देखो प्लस है, तीनों का योग। ये तीनों का योग क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। चलो भाई आ जाए, लेट अस स्टार्ट। प्रूफ करते हैं और बढ़िया तरीके से पूरा प्रूफ करते हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया समझ में आए। ठीक है, चलो भाई ये देखो जितना सजा के लिखे थे ना सब हटा दिए। चलो भाई ये देखो यहाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं ना इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखो भाई, समझो भाई जरा। तो यहाँ से जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, कौन सिरे से? यक्ष सिरे से। अगर मैं पूछूं जो द्रव यक्ष सिरे से प्रवाहित हो रहा है वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? जो द्रव यक्ष सिरे से प्रवेश कर रहा है वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो आपका जवाब आना चाहिए v1। ठीक है, कितना जाएगा? v1। तो एक बार चीज़ों को लिखते चलते समझते चलते ना। ठीक है, तो यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा भाई आप लोग को, यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले
करने वाले द्रव द्वारा चली गई दूरी, द्रव द्वारा चली गई दूरी कितना हो गया? v1 हो गया। कितना हो गया? v1 हो गया। अब अगर हम कहें कि ये जो दूरी v1 चला हुआ है, इस v1 दूरी चलने में उसको दाब द्वारा कितना कार्य करना पड़ा? दाब P1 द्वारा कितना कार्य करना पड़ा? ठीक है, तो हम क्या निकालें अब कि v1 दूरी तय करने में किया गया कार्य, v1 दूरी तय करने पर दाब P1 द्वारा, v1 दूरी तय करने पर दाब P1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, ठीक ना, द्रव पर किया गया कार्य। देखो भाई द्रव, ये पर बड़ा ध्यान रखना है, अभी इसका बड़ा यूज है ना, ठीक है, पर और द्वारा, ठीक है, बताएंगे। तो v1 दूरी तय करने पर दाब P1 द्वारा, मतलब ये v1 दूरी जा रहा है, कौन जा रहा है? द्रव जा रहा है, इस पर दाब लग रहा है, कितना लग रहा है? P1 लग रहा है, तो दाब P1 लग रहा है तो v1 दूरी तय कर रहा है, तो कितना कार्य हुआ? द्रव पर किया गया कार्य, द्रव पर किया गया कार्य। भाई हमने आपको बताया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, तो एक बार लिख दें, कार्य बराबर बल गुणे दूरी। अब बल हमारा कैसे लग रहा है? बल जो हमारा लग रहा है दाब के रूप में लग रहा है, बल जो लग रहा है दाब के रूप में लग रहा है, मतलब हमें बल का फार्मूला दाब के रूप में चाहिए, ठीक ना, बल का फार्मूला दाब के रूप में चाहिए। तो दाब बराबर, देखो भाई दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1A1, ठीक है, क्या हो जाएगा? P1A1 ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? P1A1, और दूरी क्या हो गई? v1 हो गई, दूरी क्या हो गई? v1 हो गई। इतनी बात क्लियर होगी ना भाई? बल हमारा, बल को किसके रूप में लिखना है? दाब के रूप में लिखना है, P1A1, और यहाँ पे क्या हो गया? v1 हो गया। तो ये हमारा क्या है कि v1 दूरी तय करने पर दाब P1 द्वारा द्रव पर किया गया कार्य। लेकिन जब यहाँ पे जब द्रव निकलेगा y सिरे से, जो y सिरे से द्रव निकलेगा, वह द्रव, ठीक है, वह द्रव खुद इस पर दाब लगाएगा। तो y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा P2 दाब लगाने पर किया गया कार्य। यहाँ पे द्रव पर दाब लगाया जा रहा है, यहाँ पे द्रव द्वारा दाब लगाया जा रहा है। बात क्लियर है ना? यहाँ पर द्रव पर दाब लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे द्रव द्वारा दाब लगाया जा रहा है ना। तो क्या कहते हैं कि y सिरे से निकलने वाले, ठीक ना, y सिरे से निकलने वाले, अब देखो यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ कि y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी v2, ये सब नहीं लिख रहा हूँ ना। एक बार बता दिया आपको v1 v2 कैसे होता है, बाकी आप समझ रहे हैं। y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा, या द्रव द्वारा दाब P2 पर, द्रव द्वारा दाब P2 पर किया गया कार्य, ठीक ना, वही बल गुणे दूरी। तो बल यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A2, दूरी क्या हो जाएगा? V2। बोलो भाई समझ आ गया ना? तो यहाँ पे द्रव पर किया गया कार्य क्या आया है? P1A1 V1। यहाँ पे द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या है? P2A2 V2। तो द्रव पर किया गया नेट कार्य निकाल लेना, द्रव पर किया गया नेट कार्य, तो क्या हो जाएगा? द्रव पर किया गया नेट कार्य, द्रव पर किया गया कौन सा? नेट कार्य, मतलब कुल कार्य, नेट कार्य। बताओ भैया अब क्या कर दें? घटा दें, किसमें से किस को घटा दें? इसमें से इसको घटा दें ना, तो क्या हो जाएगा? P1A1 V1 माइनस P2A2 V2। ये हमारा क्या है? द्रव पर किया गया नेट कार्य है, द्रव पर किया गया नेट कार्य क्या आ गया? P1A1 V1 माइनस P2A2 V2, ठीक है, ये हमारा नेट कार्य आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको A1 V1 दिख रहा है ना, A1 V1 देख करके किसी की याद आ रही है? किसी की मतलब कैसे? किसी मतलब किसी और की नहीं यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे अविरतता को याद करना है। किसको याद करना है? अविरतता का सिद्धांत जो हम लोग पढ़े ना, A1 V1 A2 V2, अविरतता को याद करना है। तो लोग किसी और को याद करने लगे होगी। अविरतता के सिद्धांत से क्या लिख दें? अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता का सिद्धांत तो आपको बता चुके हैं। क्या बताओगे भाई अविरतता का सिद्धांत? कि प्रवाहित जो नली होगी, नली के क्षेत्रफल और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग का गुणनफल क्या होता है? एक नियतांक होता है। हाँ सर एकदम याद है हमको वो सब। तो क्या हो जाएगा भाई? अविरतता के सिद्धांत से
क्या A1V1 बराबर A2V2। अगर मैं पूछूँ A1V1 क्या है तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, आयतन है। क्या भाई, आयतन है यार, क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणे दूरी किसके बराबर, आयतन के बराबर। तो ये आयतन है, ठीक है। विरलता के सिद्धांत से ये क्या है, आयतन है। अगर ये आयतन है तो हमने आपको एक चीज बता के रखा, कहा था भाई इसको रट लेना, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। कुछ लोगों को तो एकदम बढ़िया से याद है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ये चीज आप लोग बगल में लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये आयतन है, ये क्या है, आयतन है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान क्या, m और घनत्व रो, ठीक है, m बटे रो। अब यही मनवा, यानी A1V1 की जगह पे देखो भाई, ये तीनों बराबर है ना, ये तीनों बराबर है, मतलब इसकी जगह पे ये रखो, इसकी जगह पे ये रखो, ठीक है, रख दो भाई। A1V1 की जगह पे m बाई रो, A2V2 की जगह पे m बाई रो। तो किया गया नेट कार्य बराबर, किया गया नेट कार्य, किया गया क्या, नेट कार्य, नेट माने जाल नहीं, ठीक ना, टोटल। किया गया नेट कार्य बराबर क्या हो जाएगा, A1V1, क्या सर क्या रखने जा रहे हैं, यहाँ पे ना किया गया नेट कार्य बराबर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 तो रहेगा ही, ठीक है, A1V1 जगह पे m बाई रो माइनस P2 तो रहेगा ही, यस सर, A2V2 जगह पे m बाई रो। वाह गजब, मजा आ रहा है। कुछ कॉमन मत दिख रहा है, एकदम सर कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा होगा, m बाई रो कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो। तो ये क्या गया, किया गया नेट कार्य, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी, किया गया नेट कार्य हमने कैसे कैसे निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे क्या बढ़ा रहे हैं कि जो द्रव यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, जो द्रव यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, तो अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे गतिज ऊर्जा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो ध्यान समझना भाई, रट्टा नहीं मार रहा है, एकदम समझ के याद करना है ना, ताकि हमको स्टेप बाय स्टेप पता चले। यहाँ तक तो कोई चीज़ रटने की वाली चीज़ तो लगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चीज़ समझते हैं। हमने आपसे क्या चर्चा किया कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा, दोनों वाले गतिज ऊर्जा में कहाँ की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। आप बाबू अच्छे से जानते हो कि गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। यानी गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है वेग पर, जहाँ पर वेग ज़्यादा वहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा, और जहाँ पे वेग कम वहाँ पे गतिज ऊर्जा कम। तो यहाँ पे वेग ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई भी देख के बता सकता है कि मैं अब कई बार बता भी चुका हूँ, जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वहाँ पे बेचारा वेग अपने आप कम हो जाता है, और जहाँ पे क्षेत्रफल कम होता है वहाँ पे तो वेग एकदम हाई फाई में ना, यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेग कम होगा, यहाँ पे वेग कम होगा लेकिन यहाँ पे वेग ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या है, कम है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ऐसे द्रव प्रवाहित हो रहा है, जैसे जैसे द्रव आगे की तरफ जा रहा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही ना यार, यहाँ पे कम थी, यहाँ पे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बढ़ी ना। गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो गतिज ऊर्जा में क्या निकालें, वृद्धि, ठीक ना। गतिज ऊर्जा में क्या निकालें, वृद्धि। अब देखो भाई जरा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ देखो हटा रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि भाई जगह कम है। ये देखो ये देखो हटा दे रहे ना, ताकि पता चले हाइट h1 थी, हाइट h2, इतना तो याद रहेगा, ठीक ना। चलो भाई अब देखो समझने हमारे को आसानी होगी ना। चलो भाई, तो क्या लिख दें कि द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, किसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से ही तो कम घटाएंगे एकदम सर। तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1²। ये ज़्यादा वाला ये कम वाला दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, यस सर, 1/2 m कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 m कॉमन ले लो प्यार से, v2² माइनस v1², हो गया ना। 1/2 m v2² माइनस v1², ये क्या आया, गतिज ऊर्जा में वृद्धि आया है, ठीक है, बस सर सहमत हम लोग। अच्छा आगे आ जाओ भाई। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि ये वाली ऊंचाई फिगर भी बना था, ये वाली ऊंचाई ज़्यादा थी कि ये वाली, आप कहोगे सर ये वाली ऊंचाई ज़्यादा थी। तो स्थितिज ऊर्जा कभी पढ़े हो, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, मतलब ये ऊंचाई पर डिपेंड करता है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, है ना, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा उसकी
स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है। तो अब भाई हम लोग इधर से उधर की तरफ जाएंगे, क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब कमी को निकालेंगे भाई, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, ज़्यादा में से कम को घटा करके, तो भाई MgH2 ना MgH1, MgH1 माइनस MgH2। भाई H2 तो कम ऊंचाई पर है ना, दोनों में कॉमन को दिख रहा है सर, Mg कॉमन दिख रहा है, वाह Mg। और जब भाई H1 माइनस H2, ये क्या आ गया हमारा, स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब देखो भाई, जैसे जैसे द्रव नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इधर वाई सिरे पर जा रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन स्थिर ऊर्जा घट रही है, स्थिर ऊर्जा घट रही है। तो ऊर्जा में अब भाई देखो, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, ठीक है, एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो टोटल ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ, टोटल ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ, हम लोग गतिज वाले में से स्थिर ऊर्जा निकाल दें। भाई एक क्या हो, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थिर ऊर्जा घट रही है, तो वृद्धि कुछ तो हुआ, वृद्धि निकालने के लिए क्या करें, गतिज वाले में से, यानी गतिज में वृद्धि और स्थितिज में कमी को क्या करते हैं, आपस में घटा दें, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं भाई, ऊर्जा में वृद्धि, क्या लिखते हैं हम लोग, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में कितना वृद्धि हो रहा है, ऊर्जा में वृद्धि बराबर गतिज वाला क्या है, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस MgH1 माइनस H2। ये हमारा क्या गया, ऊर्जा में वृद्धि। अच्छा, कभी आप लोग पढ़े हो कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या पढ़े हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े होंगे, क्या पढ़ा होगा भाई, हम लोग सिखाया होगा या फिर आप कहीं से भी पढ़े होंगे। तो कार्य ऊर्जा पढ़े होंगे कि जो किया गया कार्य, यानी किया गया नेट कार्य है ना, ये देखो भाई, किया गया नेट कार्य या किया गया कार्य गतिज ऊर्जा या ऊर्जा कहें, ठीक ना, किया गया कार्य ऊर्जा में वृद्धि के मतलब ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, किया गया कार्य ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, ठीक है, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो कह सकते हैं डायरेक्ट कार्य ऊर्जा प्रमेय से किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। क्या लिखते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, प्रमेय से क्या भाई, प्रमेय से कि किया गया कार्य, ठीक ना, ऊर्जा में वृद्धि के बराबर, किया गया कार्य बराबर, किया गया कार्य बराबर, किया गया कार्य बराबर क्या, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि। अब किया गया कार्य कितना है, P1 माइनस P2 इंटू m/ρ, ठीक है, बराबर ऊर्जा में वृद्धि कितना है, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस MgH1 माइनस H2, H1 माइनस H2, ठीक है। अब देखो भाई, इसी को हमें कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बराबर के बाद एक स्टेप दो स्टेप दिख रहा है, बराबर के पहले एक स्टेप दिख रहा है, इसमें सब जगह से यम 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 को शहीद कर दो, ठीक है, यम यम तो तबाह हो गया। अच्छा, अब देखो रो नीचे है, रो को भेज दो उधर, उधर जाएगा तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, भाई बराबर बटेगा ना, इधर जो जाएगा उधर बराबर बटेगा। चलो भाई बराबर बढ़ जाओ भाई, रो रो आप जाओ और उधर बराबर बढ़ जाओ। देखो भाई 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस H2। इतनी तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी भाई, इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। तो अब इधर जगह नहीं है ना, ठीक है, जगह नहीं है। अब इधर हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं, इधर से मिटा दीजिए। अब इधर आप लोग थोड़ा सा पहले नोट कर लो भाई, साइड हो गया हूँ, ठीक है, नोट आउट कर लो तब मिटाते हैं, ठीक है, मिटाए एकदम से मिटाइए। अब देखो भाई जरा हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। अब एकदम करीब पहुँच चुके ना, खत्म होने वाला है, ठीक ना, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें पता ही चला होगा कैसे कैसे हो गया ना, मतलब ये नहीं टाइम नहीं लगा ना, कैसे कैसे मतलब इतना बड़ी चीज़ कम समय में और आसान से हम लोग कर लिए। तो भाई क्या कर देंगे, रो का गुणा यहाँ भी, इसमें जाएगा रो का इसमें भी, रो का गुणा इसमें भी, रो का गुणा इसमें भी, रो का गुणा इसमें भी, जी का भी होगा साथ में ना। तो क्या हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस रो जी H1 माइनस माइनस प्लस रो जी H2, 1 वाला एक साथ 2 वाला एक साथ है ना भाई, एक वाले एक साथ दो वाले एक साथ,
तो P1 है ये एक वाला बोला हो भाई, एक वाला कौन है ये, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, शाबाश। 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये देखो भाई माइनस इधर आएगा, ये भी बेचारा प्लस हो जाएगा, बेचारा कहाँ है, प्लस हो रहा है, बेचारा है। चलो भाई इधर देखो P2 माइनस इधर आएगा, हाँ ये प्लस हुआ भाई, ठीक है, ये प्लस पहले से अपना बना के रखा है। 1/2 रो V2 स्क्वायर, और ये तो भाई झंडा गाड़ा अपना, ठीक है, रो GH2। देखो भाई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, यहाँ की कुल ऊर्जा, प्रवाही द्रव की कुल ऊर्जा, यहाँ पे प्रवाही द्रव की कुल ऊर्जा आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे और कहीं यहाँ पे अगर बना देते ना, वहाँ बराबर होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, सिद्ध करके दिखाए हैं, ठीक ना। और बर्नौली ने बताया भी था, और यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया गया कि उन्होंने बताया कि नली के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रवाहित द्रव की एक प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, द्रव की प्रवाहित जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग क्या होगा, एक नियतांक होगा, ठीक है। तो आपको इतना बराबर दिखा, इसका बराबर दिखा, मतलब ये नियत ही है ना, इसके बराबर इतना, जैसे इसका भी मान 10 हो, इसका भी मान 10 हो, अगले का भी मान 10 हो, अगले का भी मान 10 हो, मतलब सब 10 ही है, 10 से आगे पीछे नहीं हो रहे, वो नियत है। क्या हो गए, वो नियत हो गए। अब बात समझ में आ गई, नियत ना, मतलब हर जगह जो बराबर हो, बदले ना, जो बदले ना वही तो क्या होता है, नियत होता है ना, जो बदले ना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये क्या है भैया, नियत है। नियत मतलब नियतांक, ठीक ना, ये क्या हो गया, नियतांक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। यही था भाई आपका प्यारा सा बर्नौली का प्रमेय, यही प्यारा सा डेरिवेशन है बर्नौली का प्रमेय। अब आपको याद हो गया, मैं इतनी बार सुना दिया हूँ कि बर्नौली प्रमेय मतलब कोई आदर्श द्रव है, वह आदर्श द्रव किसी नली में धारा के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर प्रवाहित द्रव की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, लेकिन एकांक आयतन की, वह क्या होगा, एक नियतांक होगा, ठीक है। चलो भाई ये प्यारा सा डेरिवेशन, उम्मीद है कि आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर दिक्कत परेशानी रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, उसको भाई उस दिक्कत को सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस देखते हैं बर्नौली के प्रमेय पर, ठीक है। बर्नौली के प्रमेय पे हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं। अब स्पेशल केस क्या देखते हैं भाई, स्पेशल केस क्या देखने वाले हैं, पहले इसको मिटा दें एकदम। सर मज़ा आ गया, मज़ा ना आया बताओ भाई, ठीक ना, मज़ा जरूर आया होगा ना आप लोगों को डेरिवेशन करने में। अगर आपका थोड़ा सा भी डेरिवेशन कुछ अच्छा है, आपने 10 में कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको जरूर मज़ा आएगा। पता चला आपको कुछ नहीं आ रहा है तो मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक ना भाई, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। चलो भाई बिना आए थोड़ी मज़ा आएगा। तो अब ये P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें कि इसी में यानी इसमें किसमें P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक में भाग दे दें, क्या दे दें, भाग दे दें, भाग दे दें में किससे भैया, में भाग दे दें किससे, देखो नाम देख लो जरा, में रो जी से भाग देने पर। तुम लोग कह रहे थे सर ये कहीं डायरेक्ट ऐसे भाग दे रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक ना, रोजे से भाग देने पर। बस भैया रुको 2 मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। कैसे समझ में आएगा, देखो जरा, भाग दे तो पहले तब ना, P प्लस रो जी प्लस 1/2 रो तो कट जाएगा, यस सर, V स्क्वायर बटा जी बचेगा प्लस रो जी इसमें कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, हाँ रो जी कट जाएगा, केवल एच बचेगा, ठीक है। और ये नियतांक है भैया, नियतांक में गुणा भाग कुछ भी करो, ये नियतांक ही रहेगा, ठीक ना, नियतांक हो गया। तो अब मैं बताने वाला हूँ मैंने भाग क्यों दिया, ठीक है, रोजी से भाग क्यों दिया, क्योंकि भाई जब रोजी से भाग दे देंगे ना तो ये पूरा ये व्यंजक बना है, यानी P बटे रोजी, ये इसको हम लोग बोलते हैं भैया दाब शीर्ष, क्या बोलेंगे, P बटे रोजी का जो फार्मूला बना है इसको बोलते हैं दाब शीर्ष, मतलब दाब शीर्ष बनाने के लिए रोजी से भाग दिया गया। बात समझ आ रही ना, दाब शीर्ष को बनाने के लिए किसे भाग दिया गया, रोजी से भाग दिया गया, रोजी, ठीक ना, कितना अच्छा लग रहा है रोजी। और क्या बचा ये 1/2 V स्क्वायर बटा जी, 1/2 V स्क्वायर बटा जी, या तो इसको ऐसे याद करो 1/2 V स्क्वायर बटा जी, अगर याद करने में आसानी नहीं लग रही है तो V स्क्वायर बटा 2G, V स्क्वायर बटा 2G, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो भाई, वेग शीर्ष, क्या बोलेंगे, वेग शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेग शीर्ष बोलेंगे। और यच को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय शीर्ष बोलेंगे, गुरुत्वीय शीर्ष बोलेंगे। बोलो भाई मजा आएगा नहीं, ठीक है। अब अगर बाबू मैं यहाँ पे बात करूँ
ठीक है, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा हो जाए। अगर हम बात करें कि P बटे रो जी का मात्रा क्या होगा, V स्क्वायर बटे जी का मात्रा क्या होगा, H का मात्रा क्या होगा, ठीक है, इसको देख लो जरा, मात्रक क्या होंगे। तो कितने को लग रहा होगा भाई ये वेग सीट से वेग मात्रक मतलब वेग वाला मात्रक होगा, ये दाब सीट से दाब वाला मात्रक होगा। नहीं भाई, आपको बीमा वाला चैप्टर पढ़े हो ना, बीमा वाले में क्या सिखाया गया है, बीमा वाले में ये सिखाया गया है कि समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसका मतलब अगर वो जुड़ी और घटी है तो इसका मतलब उनके मात्रक बीमा आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये यच है तो यच का जो मात्रक होगा वही वी स्क्वायर बटे जी का मात्रक होगा, वही रो बटे पी बटे रो जी का मात्रक होगा। बात समझ आ गई। यच का जो मात्रक होगा वही मात्रक होगा वी स्क्वायर बटे जी का, वही मात्रक होगा पी बटे रो जी का। बात अच्छा भाई, इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। यच का मात्रक सब लोग जानते हैं भाई, यच क्या हाइट है, हाइट का मात्रक मीटर हो गया। अब वी स्क्वायर बटे जी का मात्रक क्या होगा भाई, देख लो जरा, वी स्क्वायर क्या होता है भाई, वेग है, वी क्या है, वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे जी है, बटे जी मतलब 1/जी कर सकते हैं। जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति यहाँ पे ना लिख करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एक मीटर क्या मिला, केवल मीटर मिला। बोलो भाई सहमत हो, समझ में आया, मजा आया, ठीक है। क्या निकल गया, वी स्क्वायर बटे जी का मात्रक मीटर। हमने क्या बताया था कि अगर यच का मात्रक मीटर है तो इसका भी मात्रक मीटर है, क्योंकि हमने कभी पढ़ के रखा हुआ है कि बीमा में कि समान बीमाओं वाली भौतिक राशियों को ही, समान मात्रक वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा और घटाया जाएगा, अदर बदर नहीं। ऐसा थोड़ी जिसको मन करे वैसे जोड़ दे घटा दे, ठीक है, मनमानी थोड़ी चलेगी हर जगह। अब देखो भाई यहाँ पे P बटा रो जी का मात्रक क्या निकल के आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। चलो भाई देख ले, तो P मतलब दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल का क्या हो गया, न्यूटन बटे न्यूटन प्रति न्यूटन पर, भाई दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1/रो, रो घनत्व है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ना, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का किलोग्राम ऐसे लिख दें, द्रव्यमान का किलोग्राम बटे आयतन, किलो, भाई घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो बटे का बटा लिख करके ऊपर लिख दें, यहाँ पे आयतन का मीटर क्यूब, ठीक है। जी बचा, जी का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब प्रति सेकंड स्क्वायर ना लिख करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें कहीं न्यूटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो न्यूटन को क्या लिख सकते हो भाई, बल का बीमा जो होता है MLT-2 होता है, MLT-2 मतलब किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। देखो भाई सेकेंड -2 सेकेंड +2 बर्बाद हो गया, किलोग्राम एक ये भी सही हो गया, मीटर एक है, यहाँ पे 3 है, 3 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई ये मीटर स्क्वायर है भैया, माइनस मत समझना, यहाँ पे देखो 2 है, 2 1 3 है, 2 1 3, 3 3 से कट गया, बचा क्या, केवल 1 मीटर। बोलो भाई आया कि नहीं, एकदम आया सर, आया ना एकदम। हमने आपको क्या दिखा दिया कि ये अगर मैं पूछूं दाब शीर्ष का मात्रक क्या है तो आप क्या बताओगे, मीटर। वेग शीर्ष का मात्रक क्या है, मीटर। गुरुत्वीय शीर्ष का मात्रक भाई पता ही चल रहा है कि एच है, एच का मात्रक मीटर है, ठीक भाई। तो ये आपको चीज़ हमने बताया कि दाब शीर्ष क्या है, वेग शीर्ष क्या है और गुरुत्वीय शीर्ष क्या है, ठीक है। चलो भाई इतना चीज़ें हो गया। अगर ये हमारी जो नली है ना, ये नली तो कुछ ऐसे रखी गई है कि इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, अलग अलग है, इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। अगर ये ऊंचाई, जो ऊंचाई ली गई है, अगर ये ऊंचाई समान ऊंचाई पर हो, पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर हो, समान ऊंचाई पर तब होगी जब ये नली क्या होगी भाई, क्षैतिज होगी। नली क्या होगी, क्षैतिज होगी। मतलब अगर हम क्या ले लें, बर्नौली के प्रमेय में क्षैतिज नली ले लें, ठीक है। चलो भाई इसको भी समझ लेते हैं, अगर हमारी नली क्या हो, क्षैतिज हो, तब हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको चलो भाई मिटाते हैं, नोट कर लो भाई,
नोट आउट कर लो। चलो भाई नोट आउट कर लिया, हो गया। आ जाओ भाई, दौड़ते हुए आ जाओ। ये देखो दौड़ते हुए आ गए तुम लोग। चलो अब समझते भाई हम लोग, हमारी नली क्या होनी चाहिए, अब की बार क्षैतिज होनी चाहिए। तो एक प्यारा सा फिगर, अब ये फिगर समझो कि काम खत्म हो गया ना, लेकिन फिर भी इसको अच्छा लग रहा है, इसको भी रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो भाई नली हमारी क्या हो जाए, अब की बार क्षैतिज हो जाए। कुछ नली अब की बार ऐसे हो जाए, ये अगर नली हो जाए और इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई हो जाए, क्षैतिज नली है, मतलब ये ऊंचाई H1 बराबर H, H2 बराबर H, ठीक ना भैया। ये हमारा पृथ्वी तल हो गया। ये सुनहरा सुनहरा हमने घास जमा दी है, ठीक है। अब देखो भाई जरा, तो अगर क्षैतिज नली हो जाए, ठीक है, जब क्षैतिज नली हो जाए तब यहाँ पे मान लो भाई द्रव का दाब P1 है, यहाँ पे V1 वेग है, एरिया क्या है V1 है, एरिया A1 है। यहाँ पे द्रव पे दाब जो लग रहा है P2 लग रहा है, यहाँ पे उसका वेग क्या है V2 है, और एरिया क्या है A2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, बर्नौली प्रमेय लगाते हैं। बर्नौली प्रमेय क्या है भाई, यही, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, H1 की जगह PH हो जाएगा, ठीक है, एकदम सर सहमत है। और जब भाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, H2 की जगह PH हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बराबर की इधर भी प्लस है, बराबर की इधर भी प्लस है, बराबर की इधर भी अगर सेम चिन्ह का हो, सेम चिन्ह का हो तो समझो वो लोग बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है। सेम चिन्ह का हो तो समझो बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन अगर ये माइनस अगर हो जाता, अगर ये माइनस हो जाता, समझो दोस्ती हो जाती, जाके जुड़ जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, समान चिन्ह है, लो भाई समान चिन्ह, तो जाओ घर अपने, ठीक है। बचा क्या भाई, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो भाई ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ ये यहाँ पे दिख नहीं रहा बराबर, मतलब यहाँ P1 यहाँ P2, इसको नहीं ऐसे दिखना है, मतलब ये जो मान है, ये मान ये बराबर दिखा रहा है कि यही भी इसका भी मनवा वही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये क्या है, यानी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है, ये P मतलब क्या हुआ दाब, V मतलब क्या हुआ वेग। जहाँ पे वेग कम होगा वहाँ पे वेग कम होगा, वहाँ पे दाब ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वेग ज़्यादा होगा वहाँ पे P कम होगा, ठीक है भाई। दोनों का मान उतना होना चाहिए, एक ज़्यादा तो दूसरा कम, दूसरा ज़्यादा तो पहला कम, ठीक है ना। अरे भाई ये दोनों को मिल करके कुछ नियतांक है उतना पहुंचना चाहिए, अगर एक कम हुआ दूसरा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और दूसरा ज़्यादा हुआ तो पहला कम हो गया, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका बर्नौली प्रमेय। अब आपका बचा हुआ है बर्नौली प्रमेय पर आधारित क्या, अनुप्रयोग, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग सीखेंगे, साथ ही साथ एक टॉरिस शैली की प्रमेय है, झक्कास प्रमेय है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ हम लोग इसके न्यूमेरिकल को भी टच करने वाले, भी न्यूमेरिकल नहीं लगाए ना, नहीं लगाए, तो एक आध दो वीडियो लगातार झक्कास न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, ताकि मज़ा आ जाए आपको, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।